सो वेलकम बैक, माय नेम इज विजय। चैप्टर का नाम है मनी एंड द क्रेडिट। दोस्तों वीडियो का पहला पार्ट पहले से अपलोड था, हमने काफी कुछ उसमें बताया था और मुद्रा और शाख इसे हिंदी में कहा जाता है। ये पाठशाला चैनल पे आप क्लास 10th की टर्म 2 के अकॉर्डिंग एक न्यू सीरीज देख रहे हैं और जो चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर रहे थे और उसके बाद हम टर्म 2 के जो भी सैम्पल पेपर होते हैं वो भी डिस्कशन करेंगे और वो भी बातचीत करेंगे। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा था तो पहला पार्ट जरूर जाके वॉच आउट करिएगा। और हमारे पहले पार्ट के अंदर हमने सबसे पहला एक थॉट प्रोसेस बताया था, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। याद करिए, अगर आपको याद हो तो हमने पहले पार्ट के अंदर ये चीज कवर करी थी। तो अब हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमने काफी कुछ कवर करा था इस चैप्टर के अंदर और मैंने एक स्टोरी खत्म करी थी पिछली क्लास के अंदर। और जो स्टोरी खत्म करी थी वो स्टोरी थी हमारी क्या कहते हैं, किस चीज को लेके, वो स्टोरी थी पूरी तरीके से कि कोई भी चीज गिरवी रखनी होती थी तो पुरानी फिल्मों के अंदर 3 चीजें जरूरी होती थी, वो थी जड़, जरूर या जमीन। हमारा मनी एंड द क्रेडिट से रिलेटेड सारा कुछ इसमें बताने की कोशिश करी गई है कि पहले कैसे बार्टर सिस्टम इस्तेमाल होता था, ड्यूल कोइंसिडेंट क्या था, आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या था, मोड ऑफ एक्सचेंज यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए कैसे इस्तेमाल करा जाता था, क्या इस्तेमाल करा जाता था, और पहले के टाइम पीरियड पे जो पैसा होता था, पैसे के रूप में क्या इस्तेमाल होता था, ग्रेन या कैटल्स या ऐसी कोई चीज जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ग्लास, इवन पत्थर तक एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज में इस्तेमाल किया गया है, कहीं कहीं हमने देखा है। करेंसी बाद में हम लोगों ने मॉडर्न करेंसी बनाई थी, वो बैंक आरबीआई से इशू करता है सेंट्रल के बिहाफ पे और वही पेमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा हमने एक और पार्ट देखा था, वो देखा था हमें डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, अनदर फॉर्म ऑफ मनी। दोस्तों फॉर्म ऑफ मनी तो बहुत सारी हो सकती है आज की डेट में, यूपीआई जितना भी है ना, और आपको पता होगा कि बिटकॉइन भी आज की डेट में एक फॉर्म ऑफ मनी बन चुका है। उसके बाद पेटीएम वॉलेट है, उसके बाद क्या कहते हैं आपका पेटीएम के बाद आपके पास फोन पे है ना, और उसके बाद क्या कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग है, कितना कुछ है जो आप अनदर फॉर्म ऑफ मनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है जो डिजिटल लेवल में हम दूसरे की करेंसी को दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो आपके पास पैसा आया नहीं आया, पर अगर आपके अकाउंट के अंदर नंबर क्रेडिट हो गया, नंबर बढ़ गया, तो एक मन को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ पैसा आ गया है। समझ रहे हैं? असल में पहले मोड ऑफ करेंसी जो थी, हमें पता था कि अगर आप किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हो तो 1 लाख की गड्डी जो होती है ऑफकोर्स उसको ले जाना, कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके प्लेस पे क्या आ गया था, उसके प्लेस पे चेक आ गया कि आपको 1 लाख रुपए का चेक देना है, तो ऑफकोर्स आप इस चेक पे साइन करेंगे और ये भी एक फॉर्म ऑफ करेंसी के रूप में इस्तेमाल होता है और आप 1 लाख रुपए किसी को दे सकते हो। लेकिन ये भी सेफ नहीं था क्योंकि इसमें साइन कॉपी किए जा सकते हैं, है ना, ये प्रॉब्लम थी। सो दैट इज वाई इसके प्लेस पे लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करी कि डायरेक्टली अकाउंट टू अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इंटरनेट बैंकिंग के अंदर प्रॉब्लम आती थी कि बहुत कुछ फिल करना पड़ता था, बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता था, आईएफएससी कोड, ये वो। अब डायरेक्टली नंबर से ही आपने नंबर लिया, स्कैन करा और ट्रांसफर कर दिया पैसा, तो ऐसे रूप में इस्तेमाल होता है। हम बहुत आगे टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ चुके हैं। सो दिस इज अबाउट वट वी हैव लर्न इन द फर्स्ट पार्ट। वीडियो के दूसरे पार्ट में अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो के दूसरे पार्ट में हमारी कहानी स्टार्ट होगी यहां से। इसे बोलते हैं लोन एक्टिविटी ऑफ द बैंक। दोस्तों बैंक एक ऐसा मीडिएटर है जिसको मैंने यहाँ पे दलाल के रूप में इस्तेमाल करा है। ब्रोकर जिसे हम बोलते हैं, देखो ब्रोकर वो होता है जो ऑफकोर्स ब्रोकरेज खाता है। ब्रोकरेज खाने का मतलब होता है, आपने प्रॉपर्टी डीलर को तो देखा होगा, जिस बंदे को प्रॉपर्टी बेचनी होती है उससे बात कर लेता है, जिसको खरीदनी होती है उससे बात कर लेता है। ब्रोकरेज का काम, दलाल का काम सिर्फ इतना सा होता है कि दोनों के बीच में एक सेटलमेंट बैठा के अपने खुद का अमाउंट लेना और खाना, उसके बीच के सिस्टम को ये इजी कर देता है और इसे ही हम दलाल बोलते हैं। तो मेरे नज़र में आज की डेट में जो बैंक है असल में वो लोन एक्टिविटी को किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, किस तरीके से काम करता है, वो आपको जानना जरूरी है। अगर बैंक के अंदर सारे लोग एक दिन अपना पैसा मांगने चले गए तो ऑफकोर्स बैंक हाथ खड़े कर देगा, कहेगा हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब आप अपना खुद का पैसा भी बैंक से निकाल नहीं सकते हो, ये 200% फैक्ट है। कभी भी आप नोटिस करना, 100, 200, 150 लोग अकाउंट होल्डर तो कितने लाखों लोग होते हैं, सारे लोग एक दिन बैंक पहुंच गए तो ऑफकोर्स पैसा बैंक के अंदर होगा ही नहीं। तो लोन एक्टिविटी काम कैसे करती है, तो यानी कि बैंक में दलाल हूं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आपको बस इसे पढ़ने के पर्पस से समझना है तो आप बहुत आसानी से उसे कैरी कर पाओगे और बहुत आसानी से समझ पाओगे, कोई बड़ी बात उसमें नहीं होगी। अब देखो बैंक क्या है, बैंक मेंटेन या
मेडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड, मतलब बैंक जो होता है ऑफ कोर्स जो पैसा जमा करता है डिपॉजिटर, और उसके बाद जिसको फंड चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, बोरोवर उधार लेने वाला, उसके बीच के सिस्टम को मेंटेन करने वाली कड़ी को हम बैंक कहते हैं। आप ये देख सकते हो इस इमेज में बिल्कुल क्लियर कट दिखाया गया है। जो पैसा देने वाला होता है वो डिपॉजिटर होता है। आप गए पैसा बैंक में डाला, आपने कहा यार मेरे बैंक में 1 लाख रुपए मुझे डालने हैं, आपने 1 लाख रुपए डाल दिए। अब एक बंदा आएगा और ये बैंक से पैसा लेने के लिए आएगा, कहेगा मुझे 1 लाख रुपए, आप क्या कहते हैं 10 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका क्या कहते हैं बोरोवर। तो इसके बीच के सिस्टम को हैंडल करने के लिए ये दलाल के रूप में बैंक काम करता है और आपके पैसे से ही इंटरेस्ट कमाता है और उसके बाद आपको ही कुछ पैसा इंटरेस्ट के रूप में दे देता है। तो ये हो गया बैंक का काम। अब बैंक असल में पैसे कैसे कमाता है, तो सिंपल सी एक थ्योरी समझ लीजिए। ये थ्योरी वैसे तो आपको इतना जानना जरूरी है नहीं, लेकिन बस मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए बैंक में मान लीजिए कि डिपॉजिटर जो होता है उसने 1 लाख रुपए जो है वो जमा कराए। 1 लाख रुपए के ऊपर इसको कितना साल का कुछ मैं कह सकता हूं कि 2.5% मिला। कितना मिला, 2.5%, यानी कि इसको बैठे बैठे 1 लाख रुपए के ऊपर मिल गए 2,500 रुपए। ओके, 2,500 रुपए इसको 2.5% मिल गया। लेकिन बैंक के अंदर ये जो 1 लाख रुपया पड़ा है ये आपने नहीं निकाला, जब भी आपको मिला है। लेकिन वही एक तरफ पे बोरोवर आता है और वो कहता है कि भैया मुझे क्या कहते हैं 1 लाख रुपए चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स 1 लाख रुपए वैसे ही आराम से उसे नहीं मिल जाता है ना। 1 लाख रुपए के लिए भी उसको बहुत कुछ कार्यवाही करनी पड़ती है। बैंक कहता है ये सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करो और आप 1 लाख रुपए लेके जा सकते हो। लेकिन 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आपका ही 1 लाख रुपया था, आपने 1 साल तक रखा और आपने 2.5% आपने इंटरेस्ट लिया उस पैसे से और आपको क्या मिला, 2,500 रुपए मिले। एक मोटा मोटा मान लेते हैं। जबकि डिपॉजिटर आया, उसने 1 लाख रुपए लिए और 1 लाख रुपए लेने के बाद उसी को कहा गया कि तुझे 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए पे करना ही करना है, लेकिन 9% ब्याज के साथ। यानी कि उसने 1 साल में कमाया कितना, उसने 1 साल में कमाया 9,000 रुपए बैंक ने, और आपको मिला 2,500 रुपए आपके पैसे का। बैंक आपके ही पैसे में से इसने 2,500 9,000 रुपए कमाए और आपके ही पैसे से इसने क्या करा, आपके ही पैसे से इसने 6,500 रुपए कमा लिए आपके ही पैसे से, बस इस सिस्टम को मेंटेन करके। सो दिस इज हाउ बैंक वर्क। और यही एक तरीका होता है कि बैंक काम इस तरीके से करता है और बैंक आपके ही पैसे से पैसा बनाता है। और ये लोन लेने वाले एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए जब सारे पैसे निकालने वाले बंदे एक दिन एक साथ चले जाएंगे तो बैंक यही कहेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। और ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा जब नोटबंदी हुई थी। अब नोटबंदी कब हुई थी, दिस इज कॉल्ड द डीमोनेटाइजेशन, है ना। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, हमें अच्छे तरीके से पता है। डीमोनेटाइजेशन के अंदर हमें यही देखने को मिला था कि सभी बैंकों के अंदर लोग पैसा निकालने के लिए गए थे, जमा भी करवा रहे थे लेकिन पैसा भी निकाल रहे थे, तो बैंक कहती पैसा है ही नहीं हमारे पास। तो ये एक तरीका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई भी क्रेडिट करवाया जाता है पैसा, जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए भेजने हैं मेरे को, तो वो एक क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब हो गया एक लोन की तरीके से। मतलब अब मान लीजिए कि कोई भी चीज कोई एक बंदा है और इस बंदे को पैसा दे रहा है, इस बंदे को वो क्रेडिट कर रहा है, पैसा भेज रहा है, क्रेडिट कर रहा है। तो क्रेडिट एक तरीके की क्या होगी, एक एश्योरिटी हो गया, एक प्रॉमिस हो गया कि भाई मैं तेरे को आज पैसा दे रहा हूँ 1 लाख रुपए, लेकिन इन फ्यूचर तेरे को मुझे पेमेंट करनी ही पड़ेगी, इन फ्यूचर तेरे को पेमेंट करनी ही पड़ेगी। और इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। मतलब आपने ट्रस्ट बेच दिया उसको, आपने 1 लाख रुपए दे दिए, बैंक ने 1 लाख रुपए दे दिए और बैंक ने बोरोवर को कहा कि तेरे को 1 लाख रुपए के अंदर वो पैसा देना है। तो क्रेडिट को लोन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ के अंदर कितने लोग बैंकों से उधार लेते होंगे और ऐसे मकड़ जाल के अंदर फंसते चले जाते होंगे। तो दोस्तों टर्म ऑफ क्रेडिट के लिए हमें समझना ये जरूरी है कि हर किसी को अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से पैसा मिलता है। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आपने बैंक से लिए, आपने 1 साल के लिए दिए, पर किसी कारणवश आप नहीं भर पाए, तो उस पे बैंक चार्ज पे चार्ज करती चली जाती है। और वो ऐसा होता है कि जहां उसे 9,000 रुपए साल का लेना था, वो आपसे 15,000 16,000 रुपए तक ले लेती है। तो ये एक तरीका होता है और इसे हम वेरी पेनफुल प्रोसेस बोलते हैं रिकवरी का। हाँ, मेन ये है कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे जो लोग हैं उनसे बैंक लूटती नहीं पाती है, बल्कि वो लोग बैंकों को लूट लेते हैं। तो ये एक अनदर एग्जांपल है विच इज नॉट इन द बुक में वो मेंशन नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स क्रेडिट में जो बोरोवर खरीदने वाला, जो बोरोवर पैसे लेने वाला जो उधार करता होता है,
ऑफ कोर्स उसको बहुत दिक्कत हो जाती है बाद में। हाँ, टाइम से पैसा पे करता रहता है तो उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहता है, टाइम से पैसा नहीं पे कर पाता है तो ऑफ कोर्स उसे दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे इसे हम डेड ट्रैप बोलते हैं, याद रखिएगा डेड ट्रैप क्या होता है, डेड ट्रैप बोल रहा हूं मैं, डेड ट्रैप ही बोल सकते हैं वैसे तो हम इसे, इसको हम एक मकड़ जाल बोल सकते हैं। 1 लाख रुपए किसी बंदे ने लिए, उसको 1 साल के 9,000 देना है, गलती से उसने कोई भी एक पेमेंट ड्यू कर दी, गलती से उसने कोई एक मिस हैपनिंग कर दी, तो पूरी तरीके से डेट ट्रैप में वो फंस जाएगा और उसके बाद वो फंसता बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा इशू हमें डेट ट्रैप में देखने को मिलता है, जो ऑफकोर्स हर किसी को होता है। नॉर्मल किसान जो होता है बेचारा, वो भी लोन लेता है, वो भी नहीं पे कर पाता, भरते भरते उस पर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है ना। तो अब मान लीजिए कि आपको क्रेडिट लेना है, आपको किसी बैंक से पैसा लेना है, तो बैंक ऐसा तो नहीं है कि आपके दादा का घर है या आपके पापा का घर है, ऐसा तो नहीं है, या बैंक के अंदर कोई आपका खास बंदा काम भी करता है ना, तो भी वो आपको ऐसे क्रेडिट नहीं देगा, वो आपको पैसा नहीं देगा। अब फिर से अगेन चुपके मूवी का डायलॉग याद करिए, उसने कहा था कि मैं तेरी नाव जब भी वापस दूंगा, चुपके मूवी, अमरीश पुरी, शाहिद कपूर, राजपाल यादव, उसमें यही कहा गया था कि मैं तेरी बोट वापस कर दूंगा, क्योंकि तेरे को तो 30 लाख रुपए देने, तो 30 लाख रुपए दे और फिर बोट ले जा, वो यही कहता है। तो ऐसे ही बैंक, मान लीजिए कि बैंक आपको 1 लाख रुपए देता है और बैंक 1 लाख रुपए दे रहा है, तो बैंक कह रहा है कि अगर तूने पैसा नहीं दिया तो ऑफकोर्स मुझे कोई ऐसी चीज देनी पड़ेगी कि भाई मैं तेरे से पैसे ले सकूं। अब ले सकूं, बैंक तेरे से पैसे लेगा अगर, तो तू नहीं दे रहा तो जबरदस्ती तो नहीं ले सकता, या तो तेरे को जेल भेज के वसूल करेगा, या कोई ऐसी चीज जो 1 लाख रुपए की उसको वसूल कर लेगा। तो दिस इज कॉल्ड इन चुपके मूवी में गुंडिया भाव से यही कहा जाता है कि भाई देख, देखो अगर अपनी नाव लेके जानी तो पैसे भी नहीं दे रहा है, तो ऐसा कर, मुझे कोई चीज गिरवी रख दे। और गिरवी रखने का मतलब होता है कोलैटरल दे दे। कोलैटरल का मतलब हो गया गिरवी रखना कोई चीज। तो जड़ जोरू या जमीन, हमारी पिछली वीडियो इसी पे रुकी थी, याद होगा आपको, जड़ जोरू जमीन दे दे। अगर जड़ जोरू जमीन दे देगा तो मैं तेरे को, ये मुझे एश्योरिटी मिल जाएगी। फिर वो शाहिद कपूर को, जो गूंगा होता है, वो उसको एज आ क्या कहते हैं कोलैटरल के रूप में वहां पे रख देता है। अब मान लो कि कोई बंदा क्रेडिट लेना चाहता है, पैसा लेना चाहता है बैंक से, तो बैंक किसी के बाप का नहीं है, बैंक किसी के बाप का नहीं है। अब यहाँ पे हर्षित मेहता वाला केस अलग है, स्कैम 1992 बहुत ही अलग केस है, लेकिन यहाँ पे मेन बात ये होती है कि उन्हें कोई प्रूफ चाहिए। अब प्रूफ क्या चाहिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक लेडी है, इसको पैसा चाहिए, तो ऑफकोर्स क्या मैं घर की जमीन बेच दूं या गिरवी रख दूं, या तो अपना कोई एसेट बेच दोगे तो ऑफकोर्स पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप उस एसेट से ही पैसा लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपके पास अपना खुद का बिल्डिंग, व्हीकल, लिव स्टॉक, कोई डिपॉजिट, कार, जमीन, है ना, कोई बाइक, ये जो कुछ वैल्यूज होती है ना, वो कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल होती है। टर्म ऑफ क्रेडिट के लिए हमें कोई ना कोई कोलैटरल चाहिए ताकि बैंक को अश्योरिटी मिल सके, और वो एज अ अश्योरिटी के बिहाफ पे अगर हम पैसा जमा ना कर पाए तो फिर वो क्या कहते हैं, हमारा उसे बेच के पैसा वसूल कर ले। तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, इसे ही हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी कुछ पैसा लेने के लिए 1 लाख रुपए अगर उसे चाहिए बैंक से, तो बैंक ऐसा तो नहीं कहेगा ले पकड़ 1 लाख रुपए और ले जा। वो कहेगा भैया ये सारे प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अगर फॉलो नहीं करेगा तो तेरे को 1 रुपया भी बैंक से नहीं मिलेगा। समझ रहे? तो बैंक से प्रक्रिया करना जरूरी है, इसे ही हम टर्म ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर एग्जांपल के लिए टर्म ऑफ क्रेडिट अलग अलग हो सकता है, वो हमें डिपेंड करता है कि किसी कंपनी को दे रहे, किसी पर्सन को दे रहे, कोई ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे, तो टर्म ऑफ क्रेडिट उसमें क्या क्या होगा, कैसे कागज लगेंगे, कितनी फोटो लगेगी, क्या आईडी लगेगी, वगैरह वगैरह। तो वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन ऋण की शर्तें, जड़ जोरू या जमीन, ये जरूर याद रखिएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको कुछ बेसिक चीजें समझ में आई होगी। वीडियो का लास्ट पार्ट वीडियो के अगले पार्ट में लेके आएंगे जल्दी, ठीक है? जब तक के लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।